नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियो से। और अफसोसनाक खबर यह है कि ज़िला कुरम पर पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी चौकी पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। 5 पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिसमें एक का नाम लांस नाइक ज़ियाउल्लाह खान है, नाहिद इकबाल, सुमेरुल्लाह खान और सिपाही साजिद अली इसमें शामिल हैं। 5 जवान शहीद हुए हैं और दूसरी जानिब भरपूर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने इसका जवाब भी दिया कि दहशतगर्द भागने पर मजबूर हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद ये कंफर्म किया गया था कि तालिबान अपनी सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो इस पर तशवीश का इजहार किया है पाकिस्तान की जानिब से। तो देखना यह है कि जो बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ हैं दहशतगर्दों की, आज हम इस पर बात भी करेंगे। बलूचिस्तान में गुज़श्ता रोज़ जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस पर के ट्रेनिंग सेंटर में दहशतगर्द घुसे और उन्होंने तकरीबन 9 जवानों को वहाँ भी शहीद किया, तो ये वजह क्या है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर बढ़ रही है और इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो मुसलसल कार्रवाइयाँ हैं वो उससे काफ़ी हद तक दहशतगर्दी जो है वो कम हुई है। लेकिन कुछ एरियाज अभी भी हैं जहाँ दहशतगर्दी अभी मौजूद है, ख़ास तौर पर बॉर्डर एरिया जो अफगानिस्तान के साथ हैं वहाँ और बलूचिस्तान के अंदर भी। इस पर हम प्रोग्राम के दूसरे पार्ट में इस पर भी हम बात करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का दौरा है चीन। आज वो चीन से वापस आए हैं। आज उनकी मुलाकात चीनी सदर से भी हुई थी, जहां सी पैक के फेज़ 2 पर बात हुई, पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी पर बात हुई, इंडस्ट्रियल जोन की बेहतरी के हवाले से भी बात हुई। तो सवाल ये उठाया जा रहा था कि चीन के साथ जो पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उसमें ख़ास तौर पर अमेरिका के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कल हमने इस पर बात भी की थी, वो भी बढ़ रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात अमेरिका की जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ट्रेड है, जो दीगर मुआहदे हैं, डिफेंस मुआहदे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम रीजनल सिचुएशन की बात करें तो पाकिस्तान के लिए गवादर के अलावा, सी पैक के अलावा रीजनल सिचुएशन में भी चीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और चीन के लिए पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पैक तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। सी पैक अगर मुकम्मल होता है, सी पैक पर एग्जीक्यूट होती है सारी चीज़ें, तो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन माशी फ़ायदे हो सकते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की दूसरी 1-on-1 मुलाकात है चीनी सदर के साथ। तो देखना यह है कि इसके क्या नताइज सामने आएंगे और जो मुआहदे वहाँ पे हुए हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और चीनी मुख्तलिफ इदारों के साथ और चीनी सदर के साथ जो कमिटमेंट्स हुई हैं वो कब तक एग्जीक्यूट हो पाएंगी और अगला प्लान क्या होगा। और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है मसूद खान, साबिक सफ़ीर हैं और ख़ास तौर पे जो चाइना पाकिस्तान रिलेशन है उसके एक्सपर्ट भी हैं। मसूद खालिद साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। किस तरह देखते हैं आप प्राइम मिनिस्टर के मौजूदा दौरे को? 4 दिन प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ गुजारे हैं सर। हम अपने हम मनसब से भी, चीनी हम मनसब से भी उनकी मुलाकात हुई, चीन के जो सरमायाकार थे उनके वक्त से भी मुलाकात हुई, चीनी सदर से भी उनकी मुलाकात आज हुई है सर। शुक्रिया अदनान साहब। देखिए, अभी ये दौरा खत्म हुआ है और वजीर आजम पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए, अगर हम इसका मजबूरी तौर पर जायजा लें तो विजिट काफी सब्सटैंटिव था। देखिए, इस विजिट की 2 यानी कि सिग्निफिकेंस थी। एक तो ये कि ये सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस थी इसकी, और दूसरी सब्सटैंटिव सिग्निफिकेंस। सिंबॉलिकली ये एक अहम दौरा था क्योंकि चीन ने हमारी क़यादत को, हमारी लीडरशिप को विंटर ओलंपिक्स में बुलाया था। अब आपको ये पता है कि कुछ मगरबी ममालिक ने अमेरिका समेत इस ओलंपिक का बायकॉट किया है। तो ये बड़ा जरूरी था कि पाकिस्तान, जो कि चीन का एक बड़ा पुराना और देरीना दोस्त है, वो चीन से यकजहती का इजहार करे। तो ये तो उसकी सिंबॉलिक वैल्यू थी जिसको बहुत वहां पर अप्रिशिएट किया। दूसरी बात, अब आप सब्सटेंस पे आए तो सब्सटेंस मैं समझता हूँ कि इन 3 दिनों में खासी अहम मुलाकातें रही हैं। वज़ीर आज़म की आज सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, इसके बाद कल उनके वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी किचियांग से, और इसके अलावा NDRC के चेयरमैन से, क्योंकि NDRC जो है जी वो इस वक्त चीन की तरफ से जो है मेन बॉडी है, मेन इदारा है जो कि सी पैक चला रहा है, जिस तरह अमेरिका प्लानिंग मिनिस्ट्री का काउंटर पार्ट है। तो NDRC चेयरमैन से मुलाकात हुई। इसके अलावा जो उनकी बिजनेस कम्युनिटी से वहां पर मुलाकात हुई है, जो कि इन्वेस्टर्स हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं और जो दूसरे प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं,
उनसे मुलाकातें हुई। तो मजमूई तौर पर मेरा ख्याल है कि अच्छे मुफीद नताइज साबित सामने आएंगे। इसके अलावा जो अहम चीज है वो देखने वाली है, जो आज मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है दोनों हुकूमतों के दरमियान, वो खासा ब्रॉड है, खासा वसी है, खासा जामे है, और उसमें इस बात का इरादा किया गया है कि जो कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हैं, यानी कि जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो इस खित्ते में अमन और सलामती के लिए एक अहम किरदार अदा कर रही है और उसको मजीद फरोग दिया जाएगा, उसको मजीद तकवीत दी जाएगी। इसके अलावा जो सी पैक हमारा एक बड़ा मंसूबा है जो कि मैं सी पैक पे आता हूँ मसूद साहब, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरबराहान जो मुख्तलिफ अदवार में चीन का दौरा करते रहे और मौजूदा प्रेसिडेंट के साथ शायद ये हमारे तीसरे सरबराह हैं जो मिल रहे हैं। कितना मुख्तलिफ देखते हैं आप इमरान खान साहब का मौजूदा दौरा साबका हुकूमतों के अगर अदवार से कंपेयर किया जाए तो? नहीं, देखिए, जब भी हमारी लीडरशिप, कोई भी लीडरशिप हो इस लेवल की, जब वो चीन के दौरे पर जाती है तो उनकी मुलाकातें जो है वो चीनी क़यादत से होती हैं, जिसमें उनके सदर से भी मुलाकात होती है, वजीर आजम से भी मुलाकात होती है। तो यही प्रोसेस जो था वो इस दफा भी हुआ कि वजीर आजम साहब की सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई, अपने काउंटर पार्ट से भी मुलाकात हुई। तो उस लिहाज से तो ये बिल्कुल यानी कि एक लॉजिकल चीज थी, और जो कि और होती है। देखिए, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे हैं कि चाहे वो ओलंपिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये विजिट हो रहा हो, वहां पर सब्सटेंस होता है, उसमें जब बातचीत होती है तो उसमें सारा सब्सटेंस जो है सामने आ जाता है। हमारी जो रिलेशनशिप है, लेकिन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि एंटायर गैमेट ऑफ द रिलेशन, उस पर डिस्कशन होती है। बिल्कुल ठीक। मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहा था, अपोजिशन बार बार कहती है कि चीन और पाकिस्तान के रिलेशन में पर्सनैलिटीज मैटर करती हैं। बतौर सफीर इस बात को भी क्लियर कीजिएगा कि मुल्कों के ताल्लुकात में क्या शख्सियात का जो रोल होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, और चीन और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में इमरान खान साहब बतौर शख्सियत पिछलों से कितने वजनदार होंगे या नहीं होंगे? इक्वली कंट्रीज रिलेशन होते हैं, उस पर चलते हैं। ये बात सुनिए, शख्सियात कई दफा अहम होती है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन जो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो हुकूमतों और शख्सियात से बालातर है। उसका बड़ा एक यानी कि सिंपल सा जवाब यह है कि आज 70 साल से ज्यादा हो गए हैं चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में, और चीन में तो एक कंटिन्यूटी रही है क्योंकि वहां जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो ही रूल कर रही है। ठीक है ना जी, उनका सिस्टम डिफरेंट है, उनके लीडर्स चेंज होते हैं। चेयरमैन माओ ज़ेडुंग थे जो कि फाउंडर थे, फिर मेचोन लाई आए, उसके बाद अगला दौर आया, फिर डेंग जियाओपिंग साहब आए जिन्होंने रिफॉर्म शुरू की, उसके बाद प्रेसिडेंट ये अपने क्या थे हू जिनताओ आए उससे, ठीक है, उसके बाद तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहा, लेकिन पार्टी वहां पर एक रही। उसके बरक्स हमारे यहाँ तो बेशुमार हुकूमतें चेंज होती रही, हमारे यहाँ तो 50s में 60s में यानी 50s में तो बहुत हुकूमतें चेंज होती थी, लेकिन उसके बावजूद चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल चेंज, डोमेस्टिक पॉलिटिकल चेंज, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने वो आगे की तरफ गए। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब थे या नवाज शरीफ साहब थे और अब इमरान खान साहब है, ये चाइना के लिए मैटर नहीं करता, चाइना के लिए पाकिस्तान मैटर करता है और मुआहदे मैटर करते हैं जो वो पाकिस्तान मैटर करता है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मैटर करते हैं। ये हुकूमतें, हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ फिर इलेक्शन होंगे, उसके बाद अभी हम नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आएगी। कल को हाइपोथेटिकली बिलफर्ज अगर एक और हुकूमत यहाँ पर आती है तो उसके साथ चीन डील करेगा। अच्छा जी, जो मुआहदे मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान करते हैं अपने दौरों पर जाकर, उनकी एग्जीक्यूशन कैसे होते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के जैसे सऊदी अरब के MBS आए तो उनके साथ मुआहदे हुए और अभी तक उनका कोई पता नहीं कि कब एग्जीक्यूट होंगे कि नहीं होंगे। तो चाइना के साथ मुआहदे हैं जो बताए गए हैं, जो मुश्तरका एलामे में जिसका तज़किरा है, वफाकी वज़रा जिसकी बात कर रहे हैं, क्या वो एग्जीक्यूट होंगे या बस ये मुलाकात के दौरान मुआहदों की बात हुई और उसके बाद इस पर कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं होगी? देखिए, हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आप पिछले मुआहदे देखें जो पिछली हुकूमतों में हुए थे, यानी कि जो पिछली गवर्नमेंट थी मसलन CPEC की, उसमें से आप ये तो नहीं कह सकते कि 100% जो है इम्प्लीमेंटेशन हो गई, लेकिन बहुत से मुआहदों की इम्प्लीमेंटेशन हुई, इसके ऊपर अमल दरामद हुआ। तो इसी तरह हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो अब
काफी अहम वायदे हुए हैं, काफी अहम कमिटमेंट्स हुई हैं। तो इस पे भी काम आगे चलेगा। और चीन तो चाहता है कि पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल स्टेबिलिटी, उसमें चीन जो है वो पूरी तरह पाकिस्तान के सपोर्ट करना चाहता है, थ्रू इन्वेस्टमेंट, थ्रू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और थ्रू डेवलपमेंट ऑफ आवर स्किल सेट। तो ये चीन की ख्वाहिश है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसका कितना फॉलो करते हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ कमजोरियां ज्यादा है। सी पैक को लेके पाकिस्तान को कई तरह के चैलेंजेस हैं और सबसे बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी चैलेंज है। इस पर चीन पाकिस्तान को किस तरह फैसिलिटेट कर सकता है सर? नहीं, देखिए, इस दौरे में भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट के ऊपर मेरा ख्याल है खासी गुफ्तगू हुई है। बिल्कुल हुई है। दासू का जो वाकया हुआ था उसके बाद चीन में एक तशवीश पैदा हुई थी, तो वो हमने रेमेडियल मेजर्स लिए हैं। सिक्योरिटी मेजर जो है और ज्यादा मजबूत कर दिए गए हैं। तो मैं तो जाहिर बात है वहां नहीं था, लेकिन जो बात आ रही है वो ये कि इस पे चीनी हुकूमत को पूरी तरह यकीन दहानी कराई गई है और ये गालिबन मुश्तरका एलामिया में भी है कि पाकिस्तान इंश्योर करेगा कि हर किस्म की प्रोटेक्शन जो है चीनी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को, चीनी पर्सनल को दी जाए। तो ये मेरा ख्याल है यकीन दहानी काफी अहम है और इसमें चीन और पाकिस्तान का ताउन जो है वो चल रहा है। सिक्योरिटी एस्पेक्ट में बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन है। पाकिस्तान ने अपने तय 2 डिवीजन जो है रेस किए हैं चीनी यहाँ जो प्रोजेक्ट्स है उसकी हिफाजत के लिए। इसमें लेकिन कोऑर्डिनेशन जो है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग है और वो टेक्नोलॉजी की शेयरिंग है। हम चीन से अपनी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है वो हम चीन से हासिल कर सकते हैं, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। अब जो है ये मैन पावर सिक्योरिटी अपनी जगह होती है कि आपने टाइम कम है मसूद साहब। मुझे एक चीज पे जरा आपके कमेंट्स चाहिए अफगानिस्तान इशू पे, क्योंकि पाकिस्तान इज अ कोर पार्ट। दुनिया भर में कहीं भी अगर अफगानिस्तान की बात होती है, चाइना किस तरह पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हुए अफगान इशू पर फैसिलिटेट कर सकता है? अफगान इशू पर पहले भी अफगानिस्तान पर काफी हद तक चाइना की कॉपरेशन रही है सर। नहीं, अफगानिस्तान बहुत अहम है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है, चीन के लिए भी बहुत अहम है और तीनों ममालिक के दरमियान इस पे काफी कोऑर्डिनेशन हो रही है। और आज मैं अभी सुन रहा था कि ये तय पाया है कि मार्च के आखिर में एक 6 कंट्रीज जो मीटिंग है जो पहले भी होती रही है वो चीन होस्ट कर रहा है, जिसमें अफगानिस्तान भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, चीन होगा और दूसरे ममालिक होंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है और खुशायंद बात है मैं कहता हूँ, क्योंकि चीन और पाकिस्तान मिल के अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए जो काम कर सकते हैं वो अहम होगा और उस पर काफी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान का अपना रोल है, चीन का रोल जो है वो डेवलपमेंट में है। अफगानिस्तान टाइम कम हो रहा, खत्म हो रहा है मेरे पास। मसूद साहब, चीनी सदर को दावत दी है इमरान खान साहब ने, फॉर्मल इन्विटेशन उन्होंने तज़किरा किया कि आप पाकिस्तान का दौरा करें। कितना वैसे तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मेरे ख्याल में किसी बड़े मुल्क का अगर सरबरा पाकिस्तान का विजिट करे। तो चीनी सदर हिंदुस्तान तो पिछले साल होकर आए हैं सर। पाकिस्तान में एक तो अमेरिकी सदर का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। बाइडेन की कोई उम्मीद अगले 1 साल में नजर आ नहीं रही। रशियन प्रेसिडेंट को हम मदऊ करना नहीं चाहते, उसके लिए हमें काफी जो है वो रिस्क लगा रहता है। क्या चीनी सदर का दौरा ऑर्गेनाइज करना कितना आसान होगा पाकिस्तान के लिए और कितना इंपॉर्टेंट होगा सर? इसको जरा कमेंट कर दीजिए। चीनी सदर ने हिंदुस्तान का दौरा पिछले साल नहीं किया, क्योंकि वहां तो हिंदुस्तान और चीन की फौजों की लड़ाई हो रही है बॉर्डर में, उनके तो ताल्लुकात काफी कशीदा हैं। ये विजिट जो था चीनी सदर का पाकिस्तान का होना था जी, लेकिन ये कोविड की वजह से चीनी सदर जो है, चीनी लीडरशिप 2 साल में कहीं मुल्क से बाहर नहीं गई है। तो ये एक काफी बड़ा फैक्टर है। चीनी सदर गए कोविड से पहले गए, मोदी से भी मिले। नहीं, कोविड से तो 2-3 साल पहले की आप बात करें ना। अभी तो 2 साल से जब से ये कोविड का सिलसिला शुरू हुआ है तो चीनी क़यादत जो है गैर ममालिक का दौरा नहीं कर रही। लेकिन अल्लाह करे बेहतरी हो, सूरत हाल में बेहतरी आए और चीनी सदर का दौरा ड्यू है और वो जरूर मेरे ख्याल यहाँ पर आएंगे, अगर इस साल नहीं तो अगले साल। लेकिन ये डिपेंड्स कि सूरत हाल कोरोना की किस तरह काबू में आती है। जो हमारे कोशिशें होती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मुल्क के सरबराह को इन्वाइट करने में सर? नहीं जी, ये बड़ी अहम वो पेशरफ्त है। अगर चीनी सदर का दौरा होता है, आप देखिए कि वो 2015 में यहाँ आए थे और उसके बाद सी पैक की जो मोमेंटम है बनी ही उस दौरे के बाद थी।
तो अब जब हम उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे और वो इसी साल पाकिस्तान का दौरा करेंगे, अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो इससे तो सीपैक का सेकंड फेज है उसको बहुत ज्यादा इम्पेटस मिलेगा और उसको नई जहत मिलेगी, जो कि बड़ी जरूरी है। आपने एक जिक्र किया था कि फॉलो अप नहीं होता। फॉलो अप जो है अब सीपैक का जो वायदे हो गए वहां तो वायदे हो गए, फॉलो अप हमारे एंड पे होना है, ठीक है ना जी। कमजोरियां कुछ हमारे एंड पे ज्यादा है। यहाँ जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सारे शोबे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, इनको एक पेज पे आना होगा। और क्योंकि ये मुल्की मफाद में है, अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी आती है, मंसूबे लगते हैं, तो उससे रोजगार पैदा होगा, उससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। तो ये हम सब के इंटरेस्ट पे है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे है। बिल्कुल ठीक है कि इस मंसूबे को आगे लेके चलें। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब वक्त देने के लिए। लंच वक्त ब्रेक का ब्रेक की जाने वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दों की कार्रवाइयां, शिद्दत पसंदों के हमले। बलूचिस्तान पिछले कई सालों से शिद्दत पसंदों और दहशतगर्दों के निशाने पर है, जिसमें गैर मुल्की एजेंसियों की इन्वॉल्वमेंट के वाज़ेह सबूत पाकिस्तान को मिले। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मुल्कों को, मुख्तलिफ इदारों को और UN तक वो सबूत भी पहुंचाए। लेकिन CPAC की एग्जीक्यूशन के बाद बलूचिस्तान बहुत ही सेंसिटिव प्लेस हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा से इस कोशिश में रही है कि बलूचिस्तान का अमन जो है वो बहाल हो सके, लेकिन हमेशा से चैलेंजेस का सामना रहा है। और पिछले दिनों अब तो खैर वो क्लियर करा लिया गया, दहशतगर्दों ने, शिद्दत पसंदों ने, मजीद ब्रिगेड के लोगों ने, मजीद ब्रिगेड क्योंकि लिंक्ड है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से, तो उन लोगों ने FC पर हमला किया, FC सेंटर पर उन्होंने अटैक किया था, जिसमें 20 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए। 20 के 20 तमाम दहशतगर्द, 9 इसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शहीद हुए। तो हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में ये बढ़ती शिद्दत पसंदी दोबारा से यकदम सर उठाया है, इसके पीछे वजह क्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और वो लोग जो बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदी फैलाते हैं, बलूचिस्तान के ही रहने वाले हैं, उनको किस तरह मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जा सकता है, कौन सी गैर मुल्की ताकतें हैं जो उनको फैसिलिटेट करती हैं। इस पर बात करने के लिए मुझे खास तौर किया है सरदार डॉक्टर जुमा खान मरी साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सरदार साहब ने जब क्योंकि इन्होंने बलूचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट की बुनियाद रखी थी, और जो BL है वो अब उसी से एक लिंक जमात है। अब क्योंकि ये मेन स्ट्रीम का हिस्सा है, मेन पॉलिटिक्स का हिस्सा है और शिद्दत पसंदी के सख्त खिलाफ भी है, तो सरदार साहब मैं तो चाहूंगा कि जो शिद्दत पसंदी यकदम दोबारा से बढ़ी है बलूचिस्तान में, इसकी रीजन क्या है? सरदार पहले तो हम इस पे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। ये रीजन आपको पता है कि ये एक तसलसल है जो बलूचिस्तान में पिछले 20 साल से चल रहा है, और ये जो अभी आप रिसेंटली BLA की बात कर रहे हैं, ये एक छोटा सा ग्रुप है BLA की, क्योंकि BLA एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, था पहले, अभी तो इतना बड़ा भी नहीं है। ये मजीद ब्रिगेड जो है ना, ये एक छोटा सा ग्रुप है, इसके बंदे भी ज्यादा नहीं है, और उसको फाइनेंस कर रहा है आपको पता है कि इंडियन रॉ, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता है कि CPAC किसी भी सूरत हाल में प्रोग्रेस कर सके, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया समझता है कि CPAC के कुछ जो कम्युनिकेशन या रोड्स लिंक्स वगैरह है वो कश्मीर पे होता है। जहाँ ये BLA की बात कर रहे हैं जो आजकल फिर से एक्टिव हो गया जी, ये जैसे कि आपको पहले मालूम है, इस ग्रुप ने पहले 3 मतलब वाज़े बड़े हमले किए थे कराची पर, 2 हमले कराची पर, फिर ग्वादर पोर्ट पर जो हमला किया गया था, ये उसी ग्रुप का सिलसिला है। ये BLA भी 2 ग्रुप में है, एक हर्बियर ग्रुप है, मरी ग्रुप है, वो जो है ना बेसिकली एम्बुशेज वगैरह इस तरह के कामों में इन्वॉल्व नहीं है। ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया है अभी, बलोच तारीख में पहले कभी नहीं था ये खुदकुश हमले करने, क्योंकि ये लोगों को पता था कि ये जा रहे हैं खुदकुशी के लिए। तो इन्हें पहले एक इमेज बनाना है अपना, क्योंकि इस तरह के कामों में वो समझते हैं कि बलोच पब्लिक जो है ना इनको सपोर्ट करेंगे। दरअसल बलोच पब्लिक पीसफुल लोग हैं, किसी को भी
जिस तरह पूरे पाकिस्तान में हम सब दहशतगर्दी के मुखालिफ हैं, तो बलोच कौम भी इनको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ये आपको पता है एक छोटा सा ग्रुप है और ये अपनी अच्छा सरदार साहब, ये जो मजीद ब्रिगेड का ग्रुप है, अगर ये बहुत छोटा है तो अगर हम इसके कार्रवाइयों की बात करते हैं तो इन्होंने तो पिछले कुछ अरसे में 6 से 7 बड़े हमले किए हैं। तो अगर ये छोटा ग्रुप है तो इसको किस तरह फैसिलिटेट किया जाता है कि ये मुसलसल एक्टिव है और अपनी प्रेस रिलीज भी दे रहा है, मुस्तकबिल में हमलों की भी बात कर रहा है? बात ये कि ये छोटे से ग्रुप जो है ना, वो आसानी इधर से उधर मुंतकिल हो सकते हैं और उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। बड़े ग्रुपों के जिस तरह बाकी ग्रुप है उनके कैंप्स है, गवर्नमेंट को भी पता है और लोकल लोगों को भी, कभी इधर होते हैं कभी उधर। ये इतने छोटे ग्रुप हैं कि इस वक्त इनके कोई 20-35 इस तरह के लोग हैं जो उनको ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं और फिर किसी इस तरह के दहशतगर्दी के लिए भेज देते हैं। तो इनको फैसिलिट डायरेक्टली हम सबको पता है कि इंडियन रॉक करता है। सर, इंडियन रॉक किस तरह फैसिलिटेट करता है? क्योंकि जब मुझे याद है आपसे मेरा पिछला इंटरव्यू हुआ था कुछ 2 साल पहले, तब तो अफगानिस्तान में अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी और अफगानिस्तान में रॉ के कैंप्स थे जो कि बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट लोग करते थे और रॉ फैसिलिटेट करता था। अब तो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, रॉ के कैंप्स नहीं है, तो देन अब कैसे रॉ फैसिलिटेट कर रहा है? सर नहीं, बात ये कि रोज जाने से पहले इन्होंने इतना असला और पैसा छोड़ दिया था इनके लिए कि वो मतलब आने वाले 5-6-7 साल सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे। इनको सिर्फ उधर से बैठ के टास्क दिया जाता है। और फिर आप अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबानों के कंट्रोल में भी नहीं है। वो अभी आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है ना रूल ऑफ लॉ ला रहे हैं। पूरा जो साउथ अफगानिस्तान है वो मतलब तालिबानों के हाथ में नहीं है। और तालिबान जब आएंगे भी, वो अगर पूरे अफगानिस्तान पर हावी होंगे भी, तो वो दहशतगर्दी की शायद मुखालिफत करें, लेकिन वहां पर जो बलोच रेफ्यूजी रह रहे हैं उनको वो नहीं निकालेंगे। ये इनका एक वो अपनी जो एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं कि वो एक इंटरनेशनल हुकूमत बना रहे हैं और उसको दुनिया कबूल करे। जब दुनिया कबूल करेगी तो इस तरह की जो उधर कोई रेफ्यूजी है तो वो नहीं निकाल सकते उनको। अच्छा सर, ये बताइए कि ये मुमकिन कैसे है? बिकॉज आप खुद इस सब का हिस्सा भी रहे थे। अब आपके साथ के लोग जो हैं वो शिद्दत पसंदी की तरफ चले गए। ये जो BLA है, BLF है, दीगर बलोच सेपरेटाइजेशंस हैं जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बलोचिस्तान में करते हैं, इनको किस तरह रोका जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कंट्रोल करना इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है अगर गवर्नमेंट सीरियस हो। पहले तो निगोशिएशन करनी चाहिए। जो मॉडरेट लोग हैं उनको वापस लाया जाए, जिसके लिए मैंने गवर्नमेंट से पहले कहा था कि क्या करना चाहिए। और या तो गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है या उनके पास इतने मतलब वो पैसे नहीं है, या मतलब कोई वजह है जो गवर्नमेंट बातचीत करना नहीं चाहता। वरना ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयों से डायरेक्टली सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद होते हैं और आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इस मसले को लेके संजीदा नहीं है। 3.5 साल में कितनी दफा गवर्नमेंट से आपने राब्ता करने की कोशिश की और गवर्नमेंट ने किस तरह का रिस्पॉन्स दिया आपको? सर पहले जब गवर्नमेंट ने कहा कि सारी बातचीत मेरे थ्रू से हो जाएंगे, इसके बाद मुझे पता चला कि वो डायरेक्ट दूसरे ग्रुप्सों को डायरेक्टली किसी और तरीके से, फिर शहज़ैन बुगटी को उन्होंने अपॉइंट किया प्राइम मिनिस्टर ने, आपको पता है पिछले अगस्त, जो वो नाराज बलोचों से बात करे। लेकिन बातचीत आगे नहीं जा रहा है। मुझे पता नहीं कि वो किससे बातचीत कर रहे हैं। एक बात तो है कि बरामदात से बातचीत चल रहे थे और वो खामोश भी है। पिछले 3 साल से BRA कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, मतलब उनका एक सीज फायर है अपनी तरफ से। बाकी जो ग्रुप है BLA का जो मरी ग्रुप है वो भी इतना एक्टिव नहीं है। सिर्फ ये जो मजीद ब्रिगेड है इनके लोग कम है, लेकिन ये मतलब शदीद दहशत गर्दी में मुलव्वस है, क्योंकि ये मोटिवेटेड ऐसे है कि ये खून का बदला खून से लेना चाहते हैं। वो पुराना जो एक
कहावत है, खून का बदला खून है, ये इस तरह के लोग हैं। ये बताइए कि जो मजीद ब्रिगेड के लोग हैं और डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच है और दीगर जो बलोच रहनुमान नाराज हैं और शिद्दत पसंदी अख्तियार कर चुके हैं, उनमें से कितने लोगों को आप उनसे बातचीत कर सकते हैं सर? अभी जो मजीद ग्रुप में लोग हैं, इनका एक अहम कमांडर है वहीद मजीद। वहीद मजीद से मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा हम क्या बातचीत कर सकते हैं जब हमने हर तरीका से हुकूमत से इल्तिजा की। उनका जो बड़ा भाई है मजीद जो BSO का चेयरमैन था, वो जेल में है। तो उन्होंने कहा मेरा एक भाई जेल में है, मेरी बहन ने 3000 किलोमीटर वॉक करके उनके लिए रिहाई का कोशिश किया, वो रिहा नहीं हुआ। अब दूसरा भाई मेरा जो है अफगानिस्तान में मारा गया, वो अच्छू के साथ। तो मैं इसलिए आप हमें कह रहे हैं कि बातचीत करें, हम क्या बातचीत करें जब हमें दीवार पे लगाया गया। इस तरह के मतलब जो बहुत सारे इस तरह के इशू हैं जो गवर्नमेंट इजीली हैंडल कर सकता है। जिस तरह किसी का बंदा जेल में है, उसको रिहा किया जाए या उसको अच्छा सर मतलब ये बताइए, पर लाया जाए। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि इमरान खान साहब या गवर्नमेंट खुद संजीदा नहीं है बलोच रहनुमाओं से बात करने के लिए, या एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि बात ना की जाए और मामला यूं ही रहें जिस तरह आजकल चल रहे हैं सर? देखिए, मैं किसी को नाराज करना नहीं चाहता, ना किसी एस्टेब्लिशमेंट को, ना मतलब किसी, मेरे ख्याल में वो समझते हैं कि अफगानिस्तान के बाद जो हालात तालिबान आ गए हैं तो हालात खुद बेहतर हो जाएंगे, इनकी सोच में ये है। लेकिन ऐसा नहीं है। BLF जो है ना वो ईरान से एक्टिवेट है, ईरानी बलूचिस्तान की तरफ से। और ये जो अच्छू ग्रुप वगैरह है, ये भी ईरान भी फ्रीली जाते हैं, अफगानिस्तान में भी फ्रीली आते हैं। तो हालात मेरे ख्याल में एक इस तरह का तरीका सोचा जाए, बातचीत भी शुरू की जाए, जो एक्सट्रीम है उसको उसी तरह से हैंडल किया जाए। जो बातचीत करना चाहते हैं उनसे अच्छा सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। क्या सरदार डॉक्टर जुम्मा खान मरी BLA और मजीद ब्रिगेड से बातचीत करके उन्हें इस पोजीशन में ला सकते हैं कि वो गवर्नमेंट और अथॉरिटीज के साथ टेबल पर बैठकर बात करें, शिद्दत पसंदी छोड़कर? बिल्कुल हम कोशिश कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोशिश कामयाब हो जाए, लेकिन ये कोशिश कर सकते हैं कि इतने एक्सट्रीम तक उनको एक्सट्रीम में ना ले जाया जा सके, उनको मॉडरेट बनाया जा सकता है बातचीत के जरिए से। लेकिन बातचीत भी कई तरह का होता है। एक होता है अभी जो है इन्होंने एक्सट्रीम पोजीशन ली है, ये एक्सट्रीम पोजीशन अगर हुकूमत सिंसियर हो तो ये बातचीत पर आ जाएंगे और इनकी जो एक्सट्रीमिज्म है ये कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार डॉक्टर जुम्मा खान मरी साहब। बातचीत के जरिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं और खुद आर्मी चीफ भी इस बात के कायल हैं कि अगर पाकिस्तान के रहने वाले बातचीत के जरिए मामला को हल करना चाहते हैं, शिद्दत पसंदी तर्क करना चाहते हैं, तो बातचीत सबसे बेहतर रास्ता हो सकती है। क्योंकि बहुत कुर्बानियां दे दी हमारे सिक्योरिटी इदारों के लोगों ने, मुल्क का अमन आज भी सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रेक का बढ़ते ब्रेक की जा रहे हैं। रेगुलर देख भी रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं, तो सलमान साहब हमें बताएंगे व्हाट्स गोइंग ऑन इन PSL। सलमान बट साहब, वार्म वेलकम इन शो। सर ये बताइएगा कैसा चल रहा है PSL, कैसी परफॉर्मेंस है सारी टीमों की? सर बात करें तो मुल्तान, सुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर टॉप की 3 टीमें लग रही हैं इस दफा, और ज़ल्मी और क्वेटा जो कि बहुत कंसिस्टेंट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलती रही हैं शुरू के 3-4 सालों में, वो थोड़े ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। और कराची किंग्स जो कि रिसेंटली चैंपियन भी बनी थी, वो 4 मैच हार के इस टाइम सबसे नीचे है और आज उनका 5वां मैच है, तो और इसी उम्मीद में है कि शायद उन्हें पहले पॉइंट्स मिल जाए। लेकिन फॉर अ चेंज लाहौर कलंदर्स बहुत शानदार खेल रही है, ऐसा हमने उन्हें किसी सीजन में इतना अच्छा, इतना कंसिस्टेंट नहीं देखा। तो आई थिंक उनकी टीम की फॉर्मेशन स्पेशली फास्ट बॉलिंग बहुत आला है। राशिद खान उनके लेग स्पिनर हैं जो कि दुनिया के नंबर 1 लेग स्पिनर हैं। तो लाहौर की बॉलिंग का अगर हम जिक्र करें तो वो सबसे स्ट्रांग है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस्लामाबाद की टीम मैच विनर्स से भरी पड़ी है से लेकर नीचे तक, और इसी तरह अगर करें मुल्तान का, तो इस टाइम वो हालात है कि वो जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है।
जो करना चाहते हैं वो हो जाता है। वाइल्ड कार्ड में उन्होंने टिम डेविड को पिक किया, वो आउट ही नहीं हो रहे अभी तक, शानदार खेल रहे हैं, आते हैं मैच जिता के चले जाते हैं। रिजवान और शान मसूद दोनों ओपनर आते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। तो इसी तरह आपकी नजर में बॉलर्स हैं उनके, आपकी नजर में इस वक्त जो दो फेवरेट और बेस्ट टीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं सर? देखिए इस टाइम 3 टीमें हैं जो किसी को भी एक दूसरे को हरा सकती। मैं किसी 2 को नहीं नाम लूंगा, मैं लाहौर से खेला हूं तो चले मेरी ख्वाहिशात हैं कि लाहौर एक पहली दफा टूर्नामेंट जीत जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामाबाद, मुल्तान और लाहौर ये 3 टीमें ऐसी हैं कि जो किसी को भी अपने डे पे हरा देंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बट साहब, पाकिस्तान सुपर लीग या लीग दुनिया भर में जहां भी खेली जाती है वो अपनी क्रिकेट को फायदे सामने रखे जाते हैं। बोर्ड हमेशा देखते हैं कि हमें और हमारे क्रिकेट को कितना फायदा हो रहा है। ये 7वां एडिशन है, कितना आउटपुट लिया हमने और कितना कंट्रीब्यूट किया पीएसएल ने पाकिस्तान की क्रिकेट में सर? एक इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो क्लोज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आईपीएल की जब हम बात करते हैं तो आईपीएल ने यह मौका डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को दिया कि वो आए और ड्रेसिंग रूम शेयर करें और परफॉर्म करें। लोगों का कहना यह है, बिकॉज आप ज्यादा नजर रखते हैं, आप क्रिकेट से रोज इन टच भी होते हैं, कि पीएसएल में जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको कम मौका दिया है 7 एडिशंस में। देखिए डोमेस्टिक ही पाकिस्तान के ही प्लेयर हैं। देखिए हर टीम में 4 या 3 फॉरेनर्स अलाउ हैं, तो उसके अलावा बाकी तो सारे हमारे ही प्लेयर्स खेलते हैं। हाँ ये बात जरूर है कि पाकिस्तान में टीमें सिर्फ 6 हैं, तो वो अभी 6वीं भी मुल्तान सुल्तान 2-3 साल पहले आई है, पहले तो सिर्फ 5 थी। तो जब टीम्स बढ़ेंगी 8-10 हो जाएंगी तो और लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन ये ऑब्वियसली विद पैसेज ऑफ टाइम होगा, ये एकदम इतना ज्यादा नहीं होगा। तो अभी तो 6 टीमें हैं और उसी में जितने लड़कों को मौका मिल सकता है वो एक स्पेसिफाइड नंबर है, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता। अच्छा बिल्कुल ठीक है सर। ये बताइएगा कि आप मुख्तलिफ लीग्स खुद भी खेल चुके हैं, जब आईपीएल शुरू हुआ था यू वर द पार्ट ऑफ आईपीएल एज वेल। जब आप बिग बैश को, आईपीएल को, श्रीलंकन लीग को पीएसएल से कंपेयर करते हैं तो कहां देखते हैं पीएसएल कहां स्टैंड करती है सर? पीएसएल दुनिया की किसी भी लीग से कम नहीं है। हर लीग में एक अपनी कंडीशंस का फ्लेवर होता है। पाकिस्तान में बेहतरीन बैटिंग कंडीशंस है, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस मिलेगा, श्रीलंका में आपको स्पिन मिलेगा, इंडिया में भी स्पिन भी मिल जाता है, बैटिंग कंडीशंस भी बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन जो मेजर फर्क जो है एक आईपीएल का और बाकी तमाम दुनिया की लीग्स का, वो फाइनेंशियल डिफरेंस है। वो उसी ही लीग का दूसरी जो मतलब लीग्स हैं, एक इतने ही इवेंट का कह लीजिए कि अगर वो पूरी टीम पे $1 मिलियन खर्चते हैं, लेट से पीएसएल में पूरी टीम $1 मिलियन की फीस में आती है, तो आईपीएल में एक एक प्लेयर 2-2, $2.5 मिलियन का आ रहा होता है। तो ये ऐसा फर्क है जो दुनिया की और कोई लीग पूरा नहीं कर सकी आईपीएल के मुकाबले में। बाकी अगर सिर्फ क्रिकेट की बात करें तो फिर नेचुरली क्रिकेट में पाकिस्तान की जो पीएसएल की लीग है वो किसी लीग से कम नहीं है। अच्छा बट साहब, आपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स की तो बात की है, जो मैं स्पेसिफिकली पूछना चाह रहा था कि क्रिकेट को कितना फायदा हुआ, क्योंकि आईपीएल की जब हम बात करते हैं तो सारे क्रिकेट एक्सपर्ट दुनिया के कहते हैं कि अगर एक दहाई पूरा अगर इंडिया ने राज किया है क्रिकेट में तो उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आईपीएल का है। पीएसएल उतना कंट्रीब्यूट क्रिकेट में नहीं कर पाया सर। नहीं, देखिए हमने ना गलत चीजों से सवाल ये जो आखिज कर रहे हैं ना, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट प्रेफरेंस नहीं है। हमने कायदे आजम ट्रॉफी की वो उसको यहाँ पर वो नहीं दिया मकाम जो इंडिया में रणजी ट्रॉफी का मकाम है। हमारे लड़के दुनिया की हर लीग में खेलते हैं जाके, लेकिन वो सारी लीग्स T20 या T10 की लीग्स होती हैं। इंडिया के लड़के जो हैं वो आईपीएल के अलावा दुनिया की और किसी लीग में नहीं खेलते, वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पूरी खेलते हैं। उनको डोमेस्टिक क्रिकेट के दौरान किसी लीग के लिए इजाजत नहीं मिलती, एनओसी नहीं मिलती, उसके अलावा भी नहीं मिलती। हमारे लड़के अपनी चलती डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ के T10 खेलने चले जाते हैं। तो यहां पर आके हमारा फर्क पड़ता है। वो लंबे क्रिकेट को तवज्जो से खेलते हैं जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट जो है उसको ज्यादा डेवलपमेंट का मौका मिलता है। हमारा जो फोकस है वो छोटी क्रिकेट पे है, 20 ओवर की, 10 ओवर की, जिसकी वजह से हमारी जो बड़ी क्रिकेट है वो सफर करती है। जब आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अंडर 19 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान ने जीता है और डेफिनेटली जब कोई टीम जीतती है, जूनियर्स जीतते हैं तो उसका फायदा कहीं ना कहीं सीनियर टीम को फ्यूचर में मिल रहा होता है। पाकिस्तान की जूनियर क्रिकेट को किस तरह बेहतर किया जाता है? बिकॉज आज तो हमारा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर एक क्रिकेटर हैं सर, तो जिस कमी की आप बात कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो तो हल हो जाना चाहिए था।
देखिए अब मालूम नहीं है उनके पास कितने मसले मसाइल हैं कि इस तरफ उनकी तवज्जो उस तरह से नहीं है जिस तरह से वो कर सकते हैं, या वो जितना जानते हैं गेम को, जाहिर है वो बहुत कुछ इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो नीचे लोग चला रहे हैं वो भी तो क्रिकेटर्स ही है ना। अगर वो हर बात में पीएसएल पे लाएंगे तो पीएसएल आपकी T20 का बर्डन उठा सकती है, आपकी टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट का बर्डन नहीं उठा सकती। और जो आपने इंडिया का जिक्र किया है, वो खाली ये वर्ल्ड कप नहीं जीते, पिछले 4 वर्ल्ड कप के फाइनल इंडिया नहीं खेले हैं, और 5 वर्ल्ड कप जीतने वाली वो वाहिद टीम है अंडर 19 की। तो वो सारी दुनिया को इसमें लीड कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल से आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि हम अपनी जो लंबी क्रिकेट है डोमेस्टिक की, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं और प्लेयर्स का इंटरेस्ट कैसे बन सकता है भट्ट साहब, क्योंकि आप भी जानते हैं प्लेयर्स का इंटरेस्ट भी कम है उस तरफ। देखें आप उसमें यह है कि आप लंबी क्रिकेट में भी इंसेंटिव्स जो है ना वो अच्छे कर दें, वो बढ़ा दें। अगर आपके सारे इंसेंटिव जो है वो छोटी क्रिकेट में होंगे तो नेचुरल सी बात है सारे बच्चों का एम छोटी क्रिकेट हो जाएगी। नहीं, तो बड़ी क्रिकेट में सब एक चीज ऐड करते, मैंने खुद देखा है कि वापडा में जो जिस तरह आप लेके चले, वो पहली दफा आपने ही उसको इस यहां तक पहुंचाया, चैंपियन भी बनाया, तो वो वही सहूलतें थी जो पहले मिल रही थी, लेकिन आपने बेहतर कर दी। कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव तो आपने भी नहीं दिए थे, बेहतर तो कर दी ना सर आपने। मेरी बात सुनिए, अब वक्त बदल रहा है ना। अब यह है कि पहले T20 की बहुत ज्यादा लीग्स नहीं थी, अब बहुत ज्यादा है। तो जब वहां पर अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो फिर लोग उस तरफ चल पड़ते हैं। और दूसरा यह है कि वापडा या डिपार्टमेंट्स जो पैसे आज से 4 साल पहले दे रहे थे, इस 4 गुना ज्यादा महंगाई में आज का डोमेस्टिक क्रिकेटर उससे कम पैसे कमाता है। तो अभी आप डिपार्टमेंट्स के लेवल पे पहुंचे नहीं है पैसों की अगर हम बात करें, और महंगाई कहां से कहां निकल गई है। सो ये 2 डिफरेंट मैटर्स हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेटर सलमान भट्ट साहब वक्त देने के लिए। आज का शो यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।